वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। आज का टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप। अच्छा, अब सैप क्या होता है और एसेंट क्या होता है, इन वर्ड्स को अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें खुद समझ आ जाएगा ये टॉपिक किस बारे में है। एसेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ मूव करना, यानी हाई की तरफ, लो टू हाई की तरफ मूव करना। एसेंट का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और डिसेंट का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। और ऑफ सैप, सैप क्या होता है, अभी हमने वैक्यूल की बात की पिछली वीडियो में। सैप क्या होता है, जब वाटर प्लस मिनरल या कोई सॉल्ट वैक्यूल के अंदर स्टोर हो उसको हम कहते हैं सैप, ठीक है। यानी अब क्या होगा, वाटर और मिनरल का रूट से ऊपर प्लांट की स्टेम बॉडी की तरफ जाना, उसको हम कहेंगे एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यानी हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, रूट का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और बाकी की बॉडी की तरफ भेजना। अब वो भेजना कैसे है उसको हम कहेंगे एसेंट ऑफ सैप, यानी वो कैसे जाता है उसके हमने ज़रिए पढ़ने हैं, उसके वेस पढ़ने, किस तरह से वाटर जो है वो रूट से जो है वो मूव करते करते आहिस्ता स्टेम की तरफ जाता है, स्टेम से लीफ में जाता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है और वहाँ पे वो कंज्यूम होता है। प्रीवियस पेजेस में आप लोग पीछे पढ़ चुके हो कि जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉर्टेक्स एंडोडर्म की हमने पहले भी सीक्वेंस पढ़ा था कि किस तरह कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स एंडोडर्म और करते करते पिथ और इस तरह से ऊपर जो है वो रूट के जो है वो सेल की तरफ चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स आर कैरिड और पुल्ड टू अपवर्ड्स टुवर्ड्स द लीफ थ्रू जाइलम टिश्यू। अब आपको ये भी पता है कि वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट में जाइलम टिश्यू से होती है और फूड की जो है वो फ्लोएम से होती है। तो अब इनमें क्या होगा कि रूट के बाद जो है वो ऊपर स्टेम बॉडी जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा जाइलम टिश्यू की मदद से। दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यानी जब उसका मूव करना ऊपर की तरफ उसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब ऊपर की तरफ, सैप का मतलब वाटर और मिनरल का मूव करना, सॉरी वाटर और मिनरल का सोल्यूशन। जिसमें इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें जो है वो 3 उन्होंने बताई हुई है, थेरीज बताई हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो वाटर मूव करता है। सबसे पहले है कोहेजन टेंशन थेरी। अब इसके नाम में उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कोहेजन टेंशन थेरी। कोहेजन का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में चिपकना, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा अडहेजन। अडहेजन का मतलब होता है किसी जगह पे, किसी सरफेस पे चिपकना, और कोहेजन का मतलब होता है आपस में चिपकना। कोई 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में बॉन्ड बना के चिपक जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कोहेसिव, ये आपस में चिपक रहे हैं, ठीक है। कोहेजन टेंशन थ्योरी is one of the most important theory proposed by Dixon, ये साइंटिस्ट का नेम है। दिस theory provide a reasonable explanation of flow of water and minerals upward from the root to the leaf of the plants in bulk। बल्क का मतलब होता है एक बड़ी अमाउंट। जब एक बहुत बड़ी अमाउंट में कोई चीज़ मूव करेगी उसको हम कहेंगे बल्क फ्लो या मैस फ्लो, यानी एक बहुत बड़ी अमाउंट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दिस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। अब इसकी उन्होंने बताया कि फॉलोइंग चीज़ें, ये जो नीचे बताया हुआ है इनकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि ये किन किन चीज़ों की वजह से वाटर जो है वो रूट से लीफ तक पहुंच जाता है। सबसे पहले है कोहेजन। कोहेजन में उन्होंने ये बताया है कि जैसे मैंने वर्ड आपको बताया, आप इस वर्ड के ऊपर मीनिंग लिख लेते हो तो आपको खुद समझ आ जाएगी, यानी आपस में चिपकना, आपस में जुड़ना, ठीक है, इकट्ठे होना। वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं और एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल अगर ये है दूसरा ये है तो उनकी आपस में एक दूसरे के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी फ़ौरन उसकी तरफ खींचा जाता है और उसके करीब चला जाता है। यानी पहले वो इतने फासले पे थे, अब वो इतने फासले पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। यानी अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा तो क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ ज्वाइंट है, उसके साथ चिपका हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल भी उसी के साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मिंग अ सॉलिड चेन कॉलम विद इन द जाइलम ट्यूब। उन्होंने कहा अब जाइलम ट्यूब, सपोज ये एक जाइलम ट्यूब है, जाइलम का क्या काम है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था एक, ठीक है, उसके पीछे एक और मॉलिक्यूल था, लेकिन इनके दरमियान में क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोहेजन होती है, आपस में चिपकते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये मॉलिक्यूल भी इसी मॉलिक्यूल के पीछे पीछे उसके साथ चिपक के जहाँ जहाँ वो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब ये मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, उसके साथ साथ ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक कंटिन्यूस कॉलम, कॉलम का मतलब इस तरह का बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी जाइलम के अंदर से। कंटिन्यूसली पानी जो है नीचे से अपने साथ बहुत सारी जो है वो आगे वाले मॉलिक्यूल पीछे वाले मॉलिक्यूल को खींचते हुए लेकर आएंगे और एक कंटिन्यूस जो है फ्लो यहाँ से पानी का बन जाएगा जाइलम ट्यूब के अंदर से। ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम के अंदर से बल्क फ्लो। अच्छा, द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके दरमियान में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींचेगा और जब आगे वाला मूव करेगा पीछे वाला उसी के पीछे मूव करेगा, और इस तरह कंटिन्यूसली रूट से एक जो है वो स्टेम की तरफ मूवमेंट वाटर की कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद है टेंशन।
अब अगला पॉइंट है हमारा टेंशन, यानी पहले क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उन अट्रैक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो आगे वाला होगा वो पीछे वाले को अपने साथ लेकर जाएगा और कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो कंटिन्यू रहेगा इस अट्रैक्शन की वजह से। उसके बाद क्या होगा, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक जो है वो पुल बनेगा, जो होगी वहाँ पे टाइटनेस बनेगी वाटर के अंदर, ठीक है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बाउंड हो से स्टेम की तरफ और वहाँ पे पुल करते जाएंगे, मतलब वहाँ पे क्या होंगे, एक प्रेशर बनाते जाएंगे। उस प्रेशर को यहाँ पे टेंशन कहा गया। अच्छा, अब आपने वर्ड सुना होगा मैट्रिक में पहले, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि जब लीफ होते हैं उसके ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं इसकी सरफेस के बिलो, वहाँ से कंटिन्यूसली जो है वो वाटर जो है वेपर की फॉर्म में रिमूव होता रहता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। द रिमूव ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या है कि कंटिन्यूसली वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में वहाँ से रिमूव होता रहेगा। तो जैसे जैसे वाटर की ट्रांसपायरेशन होती जाएगी, ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, जब दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में रिमूव होता रहता है। जब यहाँ से रिमूव होता रहेगा तो पीछे क्या होगा, उसकी कमी बन जाएगी, यानी वहाँ पे वाटर का जो है वो कम हो जाएगा और पीछे से जो है रूट्स क्या करेंगी, और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। इससे क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन का मतलब होता है एक स्ट्रेच, एक जो है वो टाइटली जो है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ लीफ में से वाटर निकल रहा है तो लीफ के अंदर वाटर कम भी होगा, उस निकलने की वजह से वहाँ पे वाटर कम भी होगा। लीफ को सनलाइट की जो प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो वाटर वहाँ पे कम पड़ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, रूट्स दोबारा वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और ऊपर की तरफ भेजती जाएंगी। थोड़ा सा वाटर जो है वो यूज़ हो जाएगा बाकी का, फिर जो है वो ट्रांसपायर हो जाएगा, यानी वेपर बन के निकल जाएगा, फिर वो रूट और एब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह कंटिन्यूसली एक ट्रांसपायरेशन पुल, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना जितना पानी रिमूव होता जाएगा वेपर बन के, उतना पानी रूट एब्जॉर्ब भी करती जाएंगी, जिससे कंटिन्यूसली जब दिन के टाइम पे जब सनलाइट मैक्सिमम होती है तो ट्रांसपायरेशन भी मैक्सिमम होती है और रूट भी पानी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आप दिन के टाइम को भी पानी दे के देखो प्लांट्स को, आप देखो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर आप रात को दोगे तो बहुत कम करेंगे। क्यों? क्योंकि रात में ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ट्रांसपायरेशन तो स्टोमेटा की ओपनिंग से होती है, तो इस वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा उतनी ज़्यादा वाटर की कमी से वहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल बनेगा, वहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, रूट ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे और कंटिन्यूसली पानी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। और ये जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है, जो टेंशन होती है, ये इतनी स्ट्रांग होती है कि 200 मीटर वाटर जो है ना, ये इतना इनफ होती है, ये प्रेशर इतना काफ़ी होता है कि 200 मीटर जो है एक प्लांट के अंदर जो है मोर देन 600 इन द, यानी ये जो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो बनने वाला टेंशन होता है, ये जो प्रेशर होता है, ये इतना इनफ होता है कि 200 मीटर तक वाटर इस प्रेशर की वजह से ही मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी उस प्रेशर की वजह से, उस पुल की वजह से, पुल का मतलब खींचना, यानी वो क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन पुल क्या करेगा, पानी को रूट से खींचेगा। कहाँ पे खींचेगा? स्टेम की तरफ, ठीक है, स्टेम की तरफ, लीफ की तरफ, और उस पुल की वजह से पानी ऊपर आएगा और आके वहाँ पे दोबारा से ट्रांसफर भी हो जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा। उसके बाद है अडहियन। अडहियन का मैंने पहले बता दिया कि किसी सरफेस के ऊपर अटैच होना, उसको हम कहते हैं अडहियन। इट मे बी एडेड दैट द वाटर मॉलिक्यूल आल्सो अडहियर टू द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सेल, यानी वाटर मॉलिक्यूल ये नहीं करते कि सिर्फ आपस में चिपकें, वो जो सेल वॉल होती है उसके अंदर भी चिपकते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आपने देखा हो कॉटन, कॉटन में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा प्लांट की सेल में जो मेन कंपोनेंट है वो भी सेलुलोज होता है। उसके बाद लिग्निन, पैक्टिन वगैरह वो बाद में थोड़े अमाउंट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सेलुलोज जो है वो प्राइमरी कंपोनेंट है कि प्लांट के सेल का, सेल वॉल का। तो जो सेलुलोज होती है, यानी जो कॉटन होती है, अगर आप उसे देखो उसके अंदर एबिलिटी होती है वो पानी को अपने अंदर जो है वो सोक कर लेती है, जज़ब कर लेती है, ठीक है। तो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, बस सिर्फ उसको क्या करती है, पकड़ के रखती है, उसको जज़ब कर लेती है, अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उसको फंसा लेती है। तो अडहियन का मतलब है कि इसके साथ उसको जज़ब कर लेती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके साथ चिपक जाती है। इट मे बी एडेड दैट वाटर मॉलिक्यूल आल्सो अडहियर टू द सेल वॉल ऑफ द जाइलम सो दैट द कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम टिश्यू डज नॉट ब्रेक। यानी वो क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, जब वो यहाँ जाइलम से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ कंटिन्यूस चेन के फॉर्म में इस तरह से नहीं जा रहे, कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से जंप, उनको क्या होगा, इतने यहाँ पे सेल वॉल थी उसके साथ एब्जॉर्ब हो गए, फिर अगली सेल के सेल वॉल के साथ अगले सेल, इस तरह से करते हुए कुछ मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, जंप करते हुए इस तरह से सेल वॉल के साथ एब्जॉर्ब होते हुए कंटिन्यूसली वो भी जाते रहते हैं। यह वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो चेन के फॉर्म में सीधा जा रहे होंगे, और ये वाले क्या कर रहे होंगे, सेल वॉल के साथ एब्जॉर्ब होते होते ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे। The composition of cell wall provide necessary adhesion to water molecules that help water creep up. creep का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद करना, यानी यहाँ पे जो है वो सेल वॉल के अंदर क्या है, सेलुलोज, अभी मैंने बताया
अभी मैंने बताया कि जैसे कि कॉटन जो है उसमें क्या है, सेलुलोज होती है। और आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने देखना हो कि वाटर मूव कैसे कर रहा है जाइलम वेसल की वॉल की मदद से, कैसे मूव करता है कि अगर आप कॉटन के अंदर जो है वो वाटर, आप कॉटन को डिप करो वाटर में, तो वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब आप उसको निचोड़ते हो तो वो क्या करती है, वही वाटर जो है वो रिलीज कर देती है। बिल्कुल उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेल वॉल के साथ, उनके इसके अंदर सेलुलोज होती है, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, अगले सेल जो होता है उसकी सेल वॉल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह करते जम करते करते वो जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्पेशली हैज़ ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, यानी जो सेलुलोज है वो पानी को की तरफ बहुत अट्रैक्शन रखती है, अफिनिटी रखती है। इट कैन इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है जज़ब कर लेना, सोक कर लेना वाटर। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। ठीक है, अब जाइलम में जहाँ से पानी गुजर रहा है, अगर उसकी वॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर वो पिचक जाएंगी, उनमें लचक नहीं होगी, वह मजबूत नहीं होंगी, तो क्या होगा, पानी का फ्लो इफेक्ट होगा। इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, द जाइलम वॉल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, इफ़ दे आर नॉट टू बकल इनवर्स, यानी वो अंदर की तरफ पिचके ना, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो लचकदार हो। द लिग्निन एंड सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल। ठीक है, ये लिग्निन और सेलुलोज क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। जहाँ पे भी लिग्निन होगा, लिग्निन क्या करता है, सपोर्टिंग मटीरियल है। ये प्लांट सेल के अंदर हमें पता है उसमें कोई बोन नहीं है, उसमें जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, वही उसको सपोर्ट करा प्लांट के सेल को। ठीक है, उसके लिए और इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बोन नहीं, कोई मसल नहीं कि उसको वो पकड़ के अपनी जगह पे रखे। दैट्स वाई जो सेल वॉल है, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह का बनाया, उसमें इस तरह के कंपोनेंट्स ऐड किए जैसे सेलुलोज और लिग्निन, पैक्टिन, कि जो क्या करते हैं, उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं बगैर किसी बोन के। ठीक है, by coherent tension of the water molecules and the transpiration pull providing necessary energy, the sap जिसमें water and minerals in the xylem tissue is pulled upward to the leaf। यानी इस थ्योरी की मदद से हमने ये पढ़ा है, वाटर मोलिक्यूल की आपस में भी अट्रैक्शन होती है, उनकी सेल वॉल के साथ भी अट्रैक्शन होती है, और इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन पुल बनता है उसकी वजह से भी क्या होता है, एक प्रेशर बनता है, जिससे वॉल जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाइलम की वॉल को भी यूज़ करते हुए और जाइलम वेसल को यूज़ करते हुए रूट से लीफ तक पहुंचते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कैरिड एट रिलेटिवली हाई स्पीड, यानी पानी के बहुत ज़्यादा अमाउंट, यानी यहाँ पे डिफ्यूजन तो हो नहीं रही। डिफ्यूजन का जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी के डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसको ईयर्स लग जाते हैं। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में डिफ्यूजन के ज़रिए खाली ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें ईयर्स लग जाते हैं, 8 to 10 ईयर्स लग जाते हैं एक मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे जो है वो प्लांट के एंड तक जाने में। ठीक है, लेकिन अगर वही जो है वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो जहाँ पे लार्ज अमाउंट में बल्क फ्लो में अगर कोई चीज़ मूव करती है तो वहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो हाई स्पीड पे अप टू 8 मीटर पर आवर। ठीक है, यानी अगर एक प्लांट की लेंथ 8 मीटर है तो 1 घंटे के अंदर उसकी पूरी बॉडी में पानी जो है वो रूट से लेके आखिरी जो है वो स्टेम के आखिरी सिरे तक जो है वो पानी पहुंच जाता है। बीइंग रिकॉर्डेड इन टॉल ट्रीज, यानी जो लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उनके अंदर जो है वो स्पीड भी हाई होती है क्योंकि उनकी रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैली होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन पुल है वो भी ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो इजीली पानी जो है वहाँ से बल्क की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ जाता है। एंड कॉमनली इन द अदर प्लांट्स एट 1 मीटर पर आ जाओ, छोटे प्लांट्स हैं उनके अंदर 1 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी जो है वो ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में। द टोटल वाटर पुल्ड अप इन द लीव्स इज ट्रांसपायर्ड एक्सेप्ट अबाउट 1% विच इज़ यूज बाय प्लांट इन वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जितना पानी रूट से आ रहा है ट्रांसपोर्ट होके लीफ तक, स्टेम तक, और वो 99% जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, और उस ट्रांसपीरेशन की वजह से और ज़्यादा पानी रूट से एंटर होता है, सॉइल से एंटर होता है रूट में। ठीक है, और सिर्फ 1% पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, बाकी सारा का सारा एवेपोरेट होकर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ठीक है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव इज कॉल्ड, क्योंकि हमें पता है एक मॉलिक्यूल दूसरे की तरफ अट्रैक्ट था, जिसकी वजह से क्या है कि वो इस मॉलिक्यूल को, जब ये वाला मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करेगा, इसको भी खींचता हुआ लेके जाएगा। यानी जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है और इसके पीछे यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, उसको खींचता हुआ अपने साथ ऊपर लेके जाएगा, जिसकी वजह से इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन होगी और बस अब खींचते हुए उनको ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे जाके वो ट्रांसपायर हो जाएंगे, अगेन बाहर निकल आएंगे, फिर दोबारा रूट एब्जॉर्ब करेंगे। इस तरह कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहेगा।
और सेम जो मूवमेंट होगी वाटर की जो है वो रूट्स में भी होगी। जैसे हमने रूट में पढ़ा था एपिडर्मिस से जो पानी है वो सेल के जब अंदर आएगा तो एपिडर्मिस में ज़्यादा होगा, कॉर्टेक्स में कम होगा। कॉर्टेक्स अगला वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे जब वो कम होगा, ये एपिडर्मिस है, ये सॉइल है, यहाँ से पानी आया, एपिडर्मिस में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कॉर्टेक्स वाले रीजन में कम होगी। तो ये क्या करेगा, पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा। जब कॉर्टेक्स में ज़्यादा है, एंडोडर्मिस में कम है, एंडोडर्मिस की तरफ मूव करेगा। एंडोडर्मिस में ज़्यादा हो गई, फिर वो क्या करेगा, जाइलम वेसल की तरफ मूव करेगा। और इस तरह ये जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा रूट में भी। The pulling force, transpiration pull is so strong that it also reduce the water potential of root epidermis cell। ठीक है, ये इतनी स्ट्रांग होती है ट्रांसपायरेशन पुल, यानी जो लीफ में से जो वाटर का रिमूवल है कंटिन्यूस, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं रूट के, उसमें भी वाटर पोटेंशियल को जो है वो कम रखती है, क्योंकि जितना पानी एब्जॉर्ब होता है उससे कहीं ज़्यादा निकल जाता है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कम रहता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा। Then water in the soil moves from high water potential to low water potential of the epidermis of the root by osmosis। ठीक है, और अगेन क्या होगा, फिर सॉइल से पानी अगेन एब्जॉर्ब होगा एपिडर्मिस से, फिर कॉर्टेक्स, और इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। यहाँ सबसे पहले बताया हुआ है कि एवेपोरेशन की वजह से यहाँ से पानी जो है वो मीजोफिल में से यहाँ पे जो स्टोमेटा वहाँ से निकल गया, निकलने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जाइलम के अंदर प्रेशर बना, वो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए और वो ऊपर की तरफ यानी उस लीफ की तरफ मूव करना शुरू हो गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ रूट्स के पास भी जो है वो वाटर की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और पानी अंदर आया और इस तरह और पानी ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रूट प्रेशर। पहले क्या था, प्रेशर बन रहा था ट्रांसपायरेशन की वजह से, जिससे पानी मूव कर रहा था। अब है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है कि जब रूट्स अब पानी एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके अंदर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट बॉडी की ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। इस प्रेशर का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये है कि ये पानी को पुल करे, यानी ऊपर की तरफ स्टेम की तरफ पुल करे। एब्जॉर्ब करने के बाद रूट पानी को स्टेम की तरफ पुल करे, जिससे क्या होगा कि पानी जो है वो ईजिली स्टेम और लीफ के पास चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड फोर्स है आफ्टर जो है वो कजन हमने पहले जो पढ़ी है डाइजन और कोहेजन वाली टेंशन के बाद, कि ये सेकंड फोर्स है, ये सेकंड एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है वाटर की ट्रांसपोर्ट में। रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड अदर सोल्यूट फ्रॉम द अदर सेल्स इनटू द जाइलम सेल। यहाँ मैंने रफ सी एक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए रूट प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, सॉइल में से कंटिन्यूसली जो है वो रूट पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है तो डेफिनेटली उनमें पानी जब एंटर होता है तो उनके अंदर पानी के एंटर, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, इस एरिया में कम है, ये जो स्टेम है वहाँ पे कम है, रूट्स में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली रूट में पानी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर बनता है, उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, अब वो बनता कैसे है कि वो जब पानी एंटर होता है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, अब जाइलम में पानी कम कैसे है कि ये जो सेल होंगे एडजेसेंट जाइलम के साथ, जो जाइलम की वॉल में सेल होंगे, अक्सर वो क्या करते हैं, अपने सोल्यूट्स को, अपने वेस्ट को या दूसरे जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उनको जाइलम के अंदर रिलीज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि फूड जो होता है वो फ्लोएम के ज़रिए जाना होता है और पानी और मिनरल जो है वो जाइलम के ज़रिए जाने, तो अपने वो जो सेल में ज़्यादा मिनरल्स अगर वेस्ट इकट्ठा हो जाए उसको वो जाइलम में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब जब वो जाइलम में आता है तो पानी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी होती है। ठीक है, अब यहाँ खाली पानी की कंसनट्रेशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट का भी प्रेशर होगा, उसकी भी कंसनट्रेशन होगी, जिससे क्या होगा, पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो गई है। अगर पानी यहाँ पे सिर्फ होता तो यहाँ पानी का प्रेशर काउंट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पानी के साथ सॉल्ट भी है, तो कुछ प्रेशर सॉल्ट का भी होगा, तो कंप्लीट जो प्रेशर होगा वो पानी का नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके एक्चुअल प्रेशर से कमी आ जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पे स्टेम के अंदर पानी का जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि रूट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, रूट्स में सिर्फ पानी था। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो लेस अमाउंट में है, तो यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा है और मिनरल्स कम है, बल्कि यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारे सेल थे, उन्होंने अपना जो है वो सॉल्ट, उन्होंने अपने मिनरल्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और पानी की कम होगी, और यहाँ पे पानी की ज़्यादा थी, सॉल्ट की कम थी, तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसको हम कहेंगे रूट प्रेशर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर बनेगा यहाँ पे, मतलब पानी फोर्स में इकट्ठा होगा और उस फोर्स की वजह से वो एक फोर्स मिलेगी, उसको एक्सर्ट करेगी पानी को कि वो स्टेम में जाए और जहाँ पानी कम हो गया है वहाँ पे पानी की कमी को पूरा करे। ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ जब सॉल्ट ऐड हो जाएगा तो पानी का जो प्रेशर होगा यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ जो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे जाएगा जहाँ पानी का प्रेशर कम था और उसके प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए यहाँ पे
में जो है वो रूट से ट्रांसफ़र हो जाएगा पानी। तो एक ये भी ज़रिया है कि जहाँ से रूट से पानी जो है वो स्टेम की तरफ और लीव्स की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एक ये भी होता है जो है वो वेव पाथवे होता है, जिसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, कि रूट में बनने वाले प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। और ये प्रेशर होता है दिन के टाइम पे मैक्सिमम होता है। दिन के टाइम पे मैक्सिमम क्यों होता है? अगेन ट्रांसपायरेशन होगी तो क्या होगा, जाइलम के अंदर पानी जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और रूट के अंदर क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और रात के वक्त ये जो है वो रूट प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, स्टेम के अंदर भी पानी है, लीफ के अंदर भी पानी है, तो रूट के अंदर जो पानी है वो एक्सेस है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इसको ऊपर की तरफ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टेम के अंदर भी पानी है, लीफ के अंदर भी पानी है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, स्टोमेटा क्लोज है, जिसकी वजह से पानी जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि वो बॉडी के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रूट्स को और ज़्यादा पानी इकट्ठा करने की, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन यहाँ पर पानी की कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर रूट प्रेशर से पानी ऊपर मूव करता है तो हमें ट्रांसपायरेशन पुल की और ये जो हमने पहले कोहेरेंट टेंशन थ्योरी पढ़ी, इसकी क्या ज़रूरत है? अब मसला ये है कि रूट प्रेशर से इनफ नहीं होता पानी की ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि रूट प्रेशर रात के वक्त, अगर आपको मैंने पहले एग्जांपल दी, जैसे ट्रांसपायरेशन नहीं होती तो रूट के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उससे तो पानी ऊपर मूव ही नहीं करता, क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर पानी जो है वो स्टोर है, पहले से ही मौजूद है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है एब्जॉर्ब करने की। तो इसी वजह से क्या है कि रूट प्रेशर जो है वो इनफ नहीं है अकेला, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन अगर पुल ना हो तो रूट प्रेशर ना बने, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली जो है वो रूट प्रेशर बनता रहता है और पानी ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से रूट प्रेशर बनता है, तो इसलिए जो है रूट प्रेशर इनफ नहीं होता वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके साथ ट्रांसपायरेशन पुल, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, के सारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है वो है ग्यूटेशन। व्हाट इज़ ग्यूटेशन? आपने अक्सर देखा होगा कि सो के उठे सुबह आप गार्डन में जाओ तो आपकी जो ग्रास है वहाँ पे उसके ऊपर छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप, जिसको हम कहते हैं कि शबनम के कतरे होते हैं। हम कहते हैं जी रात को ओस पड़ी थी या रात को बारिश हुई है, पता नहीं क्या हुआ कि ये, या वो हवा के अंदर नमी की वजह से जो है वो कुछ मॉलिक्यूल हमारे जो है वो प्लांट की या ग्रास की या लीव्स की जो है वो सरफेस पे लैंड की, और वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर मॉलिक्यूल बन गया। एक्चुअली क्या होता है, रात के वक्त क्या है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, पानी प्लांट के अंदर स्टोर हो रहा है, और पानी एक वेस्ट है। अभी हमने पढ़ा है कि 1% यूज़ होता है, बाकी सारा तो कहाँ जाता है, वो रिमूव हो जाता है ट्रांसपायरेशन, या वैसे ही रिमूव कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी है, उनके अंदर क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड, जो पानी को रिमूव करें, सिक्रीट करें। सिक्रीट का मतलब है तो बाहर निकालना, वो पानी को बाहर निकाल देते हैं प्लांट बॉडी से, उनको हम कहते हैं हाइडाथॉड। हाइडा का मतलब होगा जो वो वाटर वाले, हाइडाथॉड। इनका क्या फंक्शन होता है कि जो आपको प्लांट के ऊपर छोटे छोटे शबनम के कतरे नज़र आते हैं, ये एक्चुअली वो एक्सेस वाटर होता है। ये वो ज़्यादा पानी जो उसके अंदर जो है वो खड़ा हुआ था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, पानी ज़्यादा स्टोर हो गया था प्लांट के अंदर, उसको रिमूव भी तो करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि छोटे छोटे ये वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगे जो रूट जो लीफ की जो है वो टिप्स पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रास में भी होता है, उनकी टिप के ऊपर छोटा सा कतरा हमें नज़र आता है, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है लीफ के अंदर उसको रिमूव कर देते हैं वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ठीक है। तो द ड्यू ड्रॉप्स that can be seen on the tips of the grass leaves or the strawberry leaves are actually guttation droplets studied excluded from the हाइड्राथॉड, यानी जो हाइड्राथॉड ने उसको रिमूव किया होगा। वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, वो एक्स्ट्रा पानी था जो लीफ के अंदर मौजूद था, जो ट्रांसपायरेशन की वजह ना होने की वजह से अंदर ही रहा, उसको अब उन्होंने इन ग्लैंड्स ने इस ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ये आपको नजर आ रहा है, रिमूव कर दिया। ग्यूटेशन और एक्सड्यूशन इज अ मोर नोटेबल व्हेन ट्रांसपायरेशन इज सप्रेस, यानी जब सनलाइट कम होती है या जब रात का वक्त है, ट्रांसपायरेशन कम है, तो वहाँ पे ग्यूटेशन से काम लिया जाता है। एंड द एलिवेटेड ह्यूमिडिटी इज हाई एट नाइट, यानी जब रात का वक्त होता है, हवा ठंडी होती है, उसमें नमी होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि पानी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिमूव नहीं होता, ट्रांसपायरेशन नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हवा में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे रिमूव नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे ग्यूटेशन से भी मदद ली जाती है। द ग्यूटेशन इज इन फैक्ट ड्यू टू पॉजिटिव प्रेशर द रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से, क्योंकि रूट में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, उन्होंने ऊपर की तरफ भेजा, वहाँ एक्सेस प्लांट लीफ के अंदर भी पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि हाइड्राथॉड ने उनको ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में सरफेस के ऊपर रिलीज कर दिया। डेवलप इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट्स। आगे है इम्बाइबेशन।
इम्बाइब का वर्ड अभी मैंने पहले बताया था कि कॉटन, यानी जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि कॉटन को अगर हम पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो पानी को अपने अंदर सोक कर लेती है। ठीक है, तो इम्बाइब का मतलब है कि सोक कर लेना, जज़ब कर देना। एंड अदर इंपॉर्टेंट फोर्स इन द एसेंट ऑफ सैप इज इम्बाइबेशन। जो अभी हमने पढ़ा कि जाइलम वेसल जो है उसकी वॉल क्या करती है, उसमें सेलुलोज ही होता है। सेलुलोज हमने पढ़ा कॉटन के अंदर भी होता है, तो वो क्या करता है, पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जाइलम जो है वेसल, उनके अंदर जो होता है जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और वो सेलुलोज क्या करता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सैक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन 1874 सजेस्टेड दैट द वाटर मॉलिक्यूल मूव अलोंग द सेल वॉल ऑफ द जाइलम वेसल ड्यू टू इम्बाइबेशन। ठीक है, ये जाइलम वेसल है, इसमें से पानी यहाँ से जो है वो नॉर्मली फ्लो करा, कुछ पानी यहाँ पे उसकी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज है उसके साथ इम्बाइब हो गया, उसमें सोक हो गया। उसके बाद वो अगली सेल वॉल के अंदर सोक हो गया, उसके बाद अगली सेल वॉल, इस तरह वो जंप करते हुए एक सेल वॉल की दूसरी सेल वॉल से जंप करते हुए वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्बाइबेशन। और ये कहाँ पे हो रहा है कि उसकी सेल वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो अगले सेल की सेल वॉल में एब्जॉर्ब होता है। इस तरह कंटिन्यूसली क्या है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं, रिलीज होते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल वॉल के अंदर जो है वो जंप करते करते ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इनके पास वाटर को अब्जॉर्ब करने की, उनको उसको इनटेक करने की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। बट द कंपोनेंट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अगर हम कपड़े धोते हैं तो हमारे कपड़े, अगर वो हमारे कपड़े किसके बने होते हैं, कॉटन के, और कॉटन जब वाटर में डिजॉल्व तो होती नहीं है। अगर हम अपने कपड़े धोएं, अगर वो वाटर में डिजॉल्व होता हो तो क्या होगा कि अगर हम कपड़े धोएंगे तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और दोबारा हमें मिलेंगे ही नहीं। तो जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, कॉटन। और कॉटन से जो हम अपने कपड़े बनाते हैं तो क्या होता है, हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं लेकिन वाटर में एब्जॉर्ब या डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा, द बट द कॉम्पोनेंट डू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। ठीक है, यानी एब्जॉर्ब करना। द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज ऑफ ड्राई सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल एंड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म for water is often very great, and considerable imbibition forces may be developed into the plant body। क्योंकि प्लांट का अंदर जो पोर्शन है, जो जाइलम है, अगर उसमें पानी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, अभी ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ है, तो वो क्या है, वो ड्राई है। तो वो ड्राई है, और उस कॉटन अगर ड्राई हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, और अगर एक कॉटन वेट हो, उसमें क्या होगी, एब्जॉर्बन की जो एबिलिटी होगी वो कम होगी। एक जो है वो ड्राई कॉटन है, सपोज यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एक कॉटन ड्राई है तो उसकी एबिलिटी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस कॉटन के जो पहले से वेट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिसमें जो ड्राई जो सेल वॉल होती है प्लांट की, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें वैक्यूल्स होते हैं मौजूद, उसके वजह से क्या होगा, इम्बाइबेशन फोर्स जो है वो डेवलप होती है, और उससे क्या होगा, प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। द रूट सेल वॉल इम्बाइब वाटर। अब रूट की जो सेल वॉल होती है वो वाटर को इम्बाइब यानी एब्जॉर्ब करेंगी फ्रॉम द सॉइल, एंड दिस वाटर मूव बाय एपोप्लास्ट, जिसके बारे में बताया था कि सेल वॉल से सेल वॉल, मतलब, और या फिर सेल वॉल से एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल, या उनके दरमियान का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है, जब पानी वहाँ से गुजरेगा उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो वहाँ से एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल तक जब वो ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम कहेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। उसके ज़रिए की जो है वो रूट हेयर्स जो है वो आपस में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब आगे है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इम्बाइबेशन की। इम्बाइबेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हुआ है ना तो रिलीज भी हो जाएगा। व्हेन वाटर इज लॉस्ट द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेल वॉल एंड ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज रिस्टोर्ड, यानी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है पानी को रिलीज करने के बाद, यानी जब इस सेल ने इसको एब्जॉर्ब किया पानी को, और उसके बाद जब उसने अगले सेल को पानी दे दिया, इसका वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, यानी यहाँ पे पहले सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुआ तो जो इसका वॉल्यूम था वो बढ़ गया, लेकिन जैसे इसने इसको पानी दिया इसका वॉल्यूम दोबारा नॉर्मल पे आ गया। फिर जब इसने एब्जॉर्ब किया इसका वॉल्यूम बढ़ गया, जब इसने अगले मॉलिक्यूल को दिया, अगले सेल वॉल को दिया, इसका वॉल्यूम दोबारा नॉर्मल आ गया। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसेस होता है। द अपटेक ऑफ वाटर बाय इम्बाइबेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन जर्मिनेटिंग सीड। अब आपने सीड को देखा होगा, जब सीड जो है वो जर्मिनेट करती है तो कैसे होती है, उसका जो सीड कोड होता है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट से, हार्श इन्वायरमेंट से, वाटर की कमी या ज़्यादती से। उसको जब वो रप्चर होती है, फट जाती है, उसमें सुराख होता है, तो उसके बाद पौधा निकलता है। उसके बाद जो है वो एक पौधा जो है वो निकलता है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाटर। वाटर जैसे ही जो है इम्बाइब होता है सीड कोट में, यानी उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें वाटर इम्बाइब होता है, तो उससे क्या होता है कि वो सीड का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सीड कोट होती है, वो फट जाती है, जिससे क्या होता है जो अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो निकल के बाहर आ जाता है।
द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम बाय इम्बाइबेशन। एज अ रिजल्ट द सीड को रप्चर एंड मेक द जर्मिनेशन ऑफ सीड इफेक्टिव। इससे क्या होगा, अगर हम पानी देते हैं सीड, जब हम कहते हैं जब बीज दबाओ उसको पानी दो, ताकि क्या हो उसके अंदर जब पानी जो है वो स्टोर होगा, जब वो पानी जो है वो अपने अंदर 200 टाइम्स जो है वो स्टोर करेगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा 200 टाइम्स, और फिर क्या होगा, सीड को रप्चर होगा और वो सीड जर्मिनेट कर जाएगी। उसके बाद है ब्लीडिंग। अक्सर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर उनके ऊपर से अगर फूल को आप तोड़ो या कोई कांटा, अगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो रेड कलर का फ्लावर होता है उन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, अगर आप वो कांटे तोड़ देते हो या फ्लावर उसमें से तोड़ते हो तो एक मिल्की सी सिक्रीशन जो है वो बाहर आती है, ठीक है। उसको हम उस प्रोसेस को जिसमें वो सिक्रीशन बाहर आती है उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। जिस तरह हमारे अक्सर चोट लग जाए ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर तो ब्लीडिंग होती, क्या होता है कि जहाँ चोट लगती है वहाँ से ब्लड बाहर आता है। उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए कि रेड फ्लावर्स होते हैं, उनके अगर स्पाइंस होते हैं, जो उनके कांटे होते हैं, उनको तोड़ो या फ्लावर को तोड़ो तो उनमें से वाइट मिल्की सिक्रीशन होती है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। Sometimes it happens so that certain plants when cut, pruned, taped or otherwise wounded, यानी अगर उनमें चोट लग जाती है हम उनको काट देते हैं या उनको तोड़ देते हैं, शो अ फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम कट एंड्स और सरफेस क्वाइट ऑफन विद ए कंसिडरेबल फोर्स। यानी उस जगह से जहाँ पे कट लगता है वहाँ से एक खास फोर्स के साथ, यानी धक्के के साथ पूरे वहाँ से जो है वो सिक्रेशन निकलती है। दिस फिनोमेना इज कॉमनली नोन एज ब्लीडिंग, ठीक है। इट इज़ ऑफन सीन इन मैनी लैंड प्लांट्स इन द स्प्रिंग, यानी जो बाहर के मौसम में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये देखा गया। पर्टिकुलरली ग्रेप वाइन यानी जो अंगूर की बेल होती है, सम पाम्स यानी जो होते हैं कोकोनट वगैरह जैसे पाम वगैरह के ट्रीज़ होते हैं, और शुगर मेपल, ठीक है। यानी जो ऐसे प्लांट्स यानी जहाँ पे जो है वो एप्पल वगैरह और मेपल इस तरह के जो है वो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से सिक्रीशंस निकलती हैं। आल्सो द फ्लो ऑफ सैप इज़ ऑर्डिनरीली स्लो, ठीक है। ये जो फ्लो ये क्या होता है, वाटर होता है और इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं, ये उसी की ब्लीडिंग होती है, ये जाइलम वेसल की ब्लीडिंग होती है। तो ये स्लो होता है प्रोसेस। अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ द सैप विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स कम आउट ऑफ द प्लांट, यानी 24 घंटे के अंदर एक खास अमाउंट होती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, खास अमाउंट जो है वो ही सैप की बाहर आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। इन सम प्लांट्स व्हेन टेप्ड देयर मे बी अ फ्लो ऑफ सैप टू द एक्सटेंट ऑफ 10 to 15 लीटर्स पर डे, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि अगर हम उनको टैप, जैसे अब रबड़ का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो बार्क होती है, उसकी जो छाल होती है उसको जो है वो छुरी की मदद से खुरचा जाता है, जिससे क्या होता है वो रबड़ जो है वो निकलती है। तो टेप का मतलब होता है उनको किसी चीज़ को खुरचना, ठीक है। जब हम उसको खुरचते हैं तो 10 से 15 लीटर जो है वो सैप निकलता है बाहर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लांट होता है। द सैप इन विच सच प्लांट कंटेन शुगर एंड वाटर इन एडिशन टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एक सॉल्ट वगैरह इसमें जो है वो, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, जाइलम से आ रहा है, उसमें सॉल्ट्स भी होंगे, उसमें वाटर और शुगर भी होगा। देर आर टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग, यानी अब ये फैक्टर कौन से हैं जो ब्लीडिंग करवाते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द जाइलम, डेफिनेटली अगर जाइलम एक जा रही है आप उसको कट कर दोगी, सपोज ये है जाइलम है, आप उसको एक पॉइंट से कट करोगी तो वो क्या होगा, वहाँ से पानी जो होगा और जो सॉल्ट होंगे वो बाहर को आना शुरू हो जाएंगे। एंड द रूट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली पीछे से जो है वो वाटर ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो रूट प्रेशर भी ब्लीडिंग में हेल्प करेगा, और जाइलम के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो भी हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लीडिंग के लिए, विच इज़ एक्सर्टेड बाय द जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट।